हेलो एवरीवन, आई एम भावना बंसल एंड यू आर वाचिंग लॉ अभ्यास। फ्रेंड्स, आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड। एक ऐसा लॉ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोबिया है, राइट? बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, किस तरीके से इसे लर्न करें, इतना लेंथी भी है। सो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इसी प्रॉब्लम को हिट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से इजी मैनर में हम याद कर पाएँ, ठीक है? इसको किस तरीके से हम समझें, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में सीपीसी को पढ़ने का मैनर क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी चाहिए। तो लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरा मोराल बूस्ट होगा और मैं आगे भी लेक्चर ला पाऊँगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, 1908 के सिविल प्रोसीजर कोड के आने से पहले भी सिविल प्रोसीजर्स तो थे इंडिया में, बट वो डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट सिस्टम एप्लीकेबल था, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं थे लॉ। बट उसके बाद सबसे पहला यूनिफॉर्म सिविल प्रोसीजर कोड आया 1859 में, ठीक है? बट इसको भी पूरी तरीके से यूनिफॉर्म नहीं कहा जा सकता, बिकॉज वो प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स और साथ ही साथ प्रेसिडेंसी टाउन्स जो थी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट पर एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है? उसके बाद फाइनली हमारा 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड आया, ठीक है, जो कि एनफोर्स हुआ 1 जनवरी 1909 को। ओके, अब इसका पर्पस क्या था, इसको बनाने का ऑब्जेक्ट क्या था, वो देख लेते हैं। देखिए, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर, यानी कि कोई ऐसा एक्ट जो कि बाकी जो प्रोसीजर्स हैं उनको कंसोलिडेट करता हो, ठीक है? सिविल प्रोसीजर की हम बात करें तो सिविल प्रोसीजर को जो कंसोलिडेट करता हो, कंसोलिडेट का मतलब होता है कि सारे जितने भी लॉज हैं उससे रिलेट उनको एक साथ लाके उनको और स्ट्रेंथ देता हो और पावर देता है, ठीक है? और साथ ही साथ उन्हें यूनिफॉर्म बनाता है, ठीक है? तो ऐसा कोई एक्ट जो कि कंसोलिडेट करता है और अमेंड करने की पावर देता है, ठीक है? किसको? सिविल जुडिकेचर की कोड को। अब ये जुडिकेचर क्या होता है? सिविल जुडिकेचर से मतलब होता है कोड दैट एडमिनिस्टर सिविल जस्टिस, ठीक है? ऐसी कोई कोर्ट जो कि सिविल जस्टिस यानी कि सिविल जो न्याय है उनको देखती है, उसको बोलेंगे हम सिविल जुडिकेचर, ठीक है? तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कंसोलिडेट करना और अमेंड करने की पावर देना, ठीक है? अब देखिए, कोई भी लॉ जो आता है वो किसी न किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, राइट? आपने टॉर्ट में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, उबी जस्ट इबी रेमेडियम। इसका मीन्स होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, यानी कि जहाँ पर राइट है वहाँ पर रेमेडी भी है। सिविल प्रोसीजर कोड इसी प्रिंसिपल पर आधारित है, इसी पर बेस्ड है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है किस चीज़ से रिलेट। देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसमें 158 सेक्शंस और 51 ऑर्डर्स हैं, ठीक है? तो अब और साथ ही साथ इसमें अपेंडिक्स भी हैं, ठीक है? वो क्या है? वो फॉर्मेट्स हैं, समन, प्लेंट, WS, इन चीज़ों से रिलेट, ठीक है? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शंस और ऑर्डर्स में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सेक्शन जो होते हैं वो सब्सटेंटिव पार्ट होता है, यानी कि जो किसी भी लॉ के प्रिंसिपल को बताएगा, ठीक है? वहीं जो ऑर्डर है वो उसके प्रोसीजर को डिफाइन करेगा, ठीक है? तो ये हमारे प्रिंसिपल को बताएगा और उस प्रिंसिपल को किस तरीके से प्रोसीजर में लाया जाएगा वो बताएंगे हमारे ऑर्डर्स, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि जब ये सेक्शंस भी हैं, ऑर्डर्स भी हैं, ठीक है, ऑल्दो हमें इनको साथ में पढ़ना चाहिए, ठीक है, बट अगर इन्हीं में ही इनकंसिस्टेंसी पैदा हो जाए, यानी कि विरोधाभास हो जाए, ठीक है, सेक्शन कह रहा है इस काम को कीजिए, ऑर्डर कह रहा है इस काम को मत कीजिए, तो फिर किसकी बात मानी जाए? देखिए, सेक्शंस और ऑर्डर्स में अगर इनकंसिस्टेंसी पैदा हो जाती है तब उस कंडीशन में हम सेक्शंस को प्रिवेल करेंगे, ठीक है, यानी कि हम सेक्शंस को फॉलो करेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज आती है, देखिए
इतनी सारी सेक्शंस हैं, इतनी सारे ऑर्डर्स हैं, उसके बावजूद भी क्या ये सिविल प्रोसीजर कोड को हम एग्जॉस्टिव यानी पर्याप्त समझ सकते हैं? क्या होगा जब कोई नई प्रॉब्लम अराइज होगी, राइट? क्योंकि ये जो लॉ है ये 1908 में बना है, तब प्रॉब्लम्स कुछ और थी, आज हो सकता है कोई नई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है? तब उस टाइम पे कोर्ट क्या प्रोसीजर अपनाएगी, क्योंकि उसके लिए तो कोई प्रोसीजर नहीं दे रखा ना, कोई प्रिंसिपल नहीं है ना। तब उस कंडीशन में कोर्ट के पास पावर है अंडर सेक्शन 151 ऑफ द सीपीसी कि वो इनहेरेंट पावर का यूज़ करे, बट वो आर्बिट्रेरी यानी कि मनमाने तरीके से नहीं होनी चाहिए, वो लॉ को फॉलो करते हुए ही अपनी इनहेरेंट पावर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम सेक्शंस और ऑर्डर्स को याद रख सकते हैं। देखिए, चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? वो होती है पार्टी, राइट? तो पार्टीज़ जो होती हैं वो कई तरीके की होती हैं सिविल केसेस में। जैसे कि एक होती है नेसेसरी पार्टी। इसको ऐसे समझिए, एक पर्सन है ए, वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए बी पर केस करता है कि बी ने उसकी प्रॉपर्टी हड़प रखी है, ठीक है? तो यहाँ जो बी है वो नेसेसरी पार्टी है। एक पार्टी और होती है जिसे बोलते हैं हम प्रॉपर पार्टी, ठीक है? तो अब मान लीजिए वो बी वहाँ पर रह नहीं रहा था, उसने वो प्रॉपर्टी रेंट पे एक पर्सन सी को दे रखी थी, तो यहाँ पे सी जो हो गया वो क्या हो गया? प्रॉपर पार्टी हो गया। ये ऑर्डर 1 में डिफाइन कर रखा है पार्टी से रिलेट, और जिस चीज़ की हमने बात की नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी, वो आपको रूल 10 में मिलेगा, राइट? ऐसे ही इसमें एक आपको मिलेगा रिप्रेजेंटेटिव सूट, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज़ भी होते हैं। अगर एक से ज़्यादा पर्सन किसी सूट में पार्टीज़ हैं, ठीक है, प्लेंटिफ हैं, तो वो किसी एक पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटर बना देते हैं, ठीक है? तो ये हमें रूल 8 में मिलेगा, ठीक है? एक चीज़ और, अगर देखिए जनरली जो है कोई भी पर्सन अपना केस की कोर्ट फीस वगैरह खुद भरता है, राइट? अब एक ऐसे पर्सन को सोचिए जिसके पास सफिशेंट मीन्स ही नहीं है, पैसा नहीं है इतना कि वो केस फाइल कर सके, राइट? तब उस कंडीशन में वो क्या करेगा? क्या वो केस ना लड़े? क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? ऐसे पर्सन को बोलते हैं पॉपर या फिर इंडिजेंट पर्सन, ठीक है? और ऑर्डर 33 ऐसे पर्सन से रिलेट है, ठीक है? क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, कौन होगा, स्टेट होगी, कोर्ट होगी, वो सारी चीज़ें हम जब हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। आज हम सिर्फ इसका ढांचा तैयार कर रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, अब देखिए पार्टीज़ आ गई। अब पार्टीज़ ऐसे तो नहीं आएंगी ना कोर्ट में, उनके बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट यानी कि कोई ना कोई झगड़ा होगा। यानी अगर हम अपनी लीगल लैंग्वेज में बोले तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा, राइट? और कॉज ऑफ एक्शन कहाँ है? ऑर्डर 2 में दे रखा है, ठीक है? अब पार्टीज आ गई, कॉज ऑफ एक्शन भी ले आई। अब वो कहाँ कैसे केस फाइल करें? क्योंकि हमारा जो लॉ सिस्टम है वो क्या कहता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो एक बार को कोर्ट इग्नोर कर देगी, बट मिस्टेक ऑफ लॉ इग्नोरेबल नहीं है। तो अब लेमैन को तो लॉ की उतनी नॉलेज नहीं है, तब उस कंडीशन में वो क्या करेगा? वो एक प्लीडर की हेल्प लेगा, राइट? अब आप कहेंगे कि बहुत, जैसे हमने एक मूवी देखी थी ओ माय गॉड, उसमें परेश रावल जो है वो अपने केस को खुद हैंडल करते हैं, ठीक है, खुद उसके प्लीडर हैं वो। तो ऐसे केसेस बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो एक अदर चीज़ है, जब कभी इसको डिस्कस करेंगे तब आपको समझाएंगे। बट जनरली केस को एक प्लीडर यानी एडवोकेट हैंडल करता है, ठीक है, और वो कहाँ पर है? वो ऑर्डर 3 में है, ठीक है। तो देखिए इसका सिस्टमेटिक आप वे समझ रहे हैं। लेजिस्लेचर ने जब भी कोई लॉ बनाता है तो उसको एक बहुत सिक्वेंसिव वे में रखता है, बट हम उसको बहुत बार देख नहीं पाते। तो अभी तक हमने क्या चीज़ समझी? पार्टी आई, कॉज ऑफ एक्शन लाई, ठीक है, साथ में अब प्लीडर की हेल्प पड़ी। अब प्लीडर क्या, घर से तो केस हैंडल नहीं करेंगे ना, प्लीडर को कोर्ट जाना पड़ेगा, यानी कि केस का इंस्टीट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। वो कहाँ पर है? ऑर्डर 4 में। और साथ ही साथ सेक्शन 26 जो है वो इससे रिलेट है। अब देखिए
जो इंस्टीट्यूशन जब हम केस का करते हैं तब बात को जो एडवोकेट को देखना पड़ता है वो देखना पड़ता है ज्यूरिसडिक्शन को, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन जो है वो 3 तरीके का हो सकता है। कौन कौन से? जनरली 3 तरीके का ही होता है, वैसे आप सिविल क्रिमिनल करके ऐसे बहुत तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं, बट जनरली 3 तरीके का है। क्या? एक होता है पेक्यूनरी, यानी कि जो वैल्यूएशन, जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप कोर्ट को देखेंगे कि कौन सी कोर्ट में ये केस फाइल होना चाहिए, ठीक है। ये आपको मिलेगा सेक्शन 6 में, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया सब्जेक्ट मैटर के बेस पे, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी किस तरीके की है। अगर आप सेक्शन 9 देखेंगे सीपीसी का तब वो इसकी बात करता है। और थर्ड वन है हमारा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, ऐसा ज्यूरिडिक्शन जो कि टेरिटरी यानी कि क्षेत्राधिकार पर बेस्ड होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी आगरा में है और आप इलाहाबाद में केस कर देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता ना, तो ज्यूरिसडिक्शन का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन 3 तरीके के हो गए, पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर एंड थर्ड वन इज टेरिटोरियल। और टेरिटोरियल जो है वो आपको कौन से सेक्शन में मिलेगा? वो आपको मिलेगा सेक्शन 15 to 25 में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी सिचुएशन आती है, देखिए हमने केस भी इंस्टीट्यूट कर दिया। अब उसके बाद जिस पार्टी यानी जिस प्लेंटिफ ने केस फाइल किया, उसको प्लेंटिफ बोलते हैं ना सिविल में, तो उस प्लेंटिफ को अब अपनी प्लेंट दायर करनी पड़ेगी कोर्ट में, ठीक है। और वो कहाँ पर है? वो होगी ऑर्डर 6 और 7 का फॉलो करते हुए। अब आप कहेंगे कि 4 के बाद आपने 5 मिस कर दिया। एक्चुअली 5 मिस नहीं किया है। अगर आप ऑर्डर 4 का रूल 1 सब क्लॉज 2 देखेंगे तब आपको उसमें दिखेगा कि ऑर्डर 6 और 7 को प्लेंट को कंपाइल करना, यानी कि प्लेंट जो होगी वो ऑर्डर 6 और 7 के रूल्स को फॉलो करेगी, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं 6 और 7 के थ्रू। तो 6 में प्लीडिंग है, राइट, और 7 में है प्लेंट, जिसको प्लेंटिफ दायर करता है, ठीक है। वादी, प्लेंटिफ को वादी बोलेंगे, डिफेंडेंट को प्रतिवादी बोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगती हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको दोनों चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ख़ास तौर से आपको इंग्लिश की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और साथ ही साथ हमारी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस भी इंग्लिश में ही होती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को एक्सक्यूज़ मत बनाया कीजिए कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा बहुत तो सीखिए ना। लीगल वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि प्लेंट। अब प्लेंट तो दायर हो गई हमारी, ठीक है। अब देखिए प्लेंट भी कई तरीके की होती हैं। आपने प्लेंट फाइल की, कोर्ट का अब क्या काम होगा? कोर्ट करेगी उसे एग्जामिन, ठीक है। कोर्ट या तो उसे एक्सेप्ट कर लेगी तो आगे प्रोसीजर है, बट अगर वो उसे रिटर्न कर देती है, अब देखिए रिटर्न कब करेगी? तो रिटर्न करेगी ऑर्डर 7 रूल 10 को फॉलोअप करते हुए उसको रिटर्न कर देगी। रिटर्न किस बेस पे किया जाएगा? देखिए हमने अभी बात की थी इंस्टीट्यूशन में ज्यूरिसडिक्शन की। अगर इन तीनों ज्यूरिसडिक्शन को फॉलो नहीं किया गया, ठीक है, और आपने ऐसे ही केस फाइल कर दिया, ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था कि आगरा में प्रॉपर्टी थी, आपने केस फाइल कर दिया इलाहाबाद में, ठीक है, तब उस कंडीशन में कोर्ट आपकी प्लेंट को रिटर्न कर देगी ज्यूरिडिक्शन के बेस पर, लेक ऑफ ज्यूरिडिक्शन के बेस पर, ठीक है, कि आपने गलत जगह पर केस फाइल किया है, प्रॉपर कोर्ट में जाके फाइल कीजिए, ओके। अब क्या कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट भी कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। ऑर्डर 7 रूल 11 के थ्रू रिजेक्शन के क्या बेस्ड होंगे, ठीक है। देखिए जब कोर्ट किसी भी प्लेंट को रिजेक्ट करती है तब उसका बेस होता है कि या तो आपने उसमें कोर्ट फीस की वैल्यूएशन कम लगाई है, ठीक है, या फिर आपने उस प्रॉपर आपने जो भी प्लेंट दायर की है उसमें प्रॉपर स्टैम्प्स नहीं लगाए हैं, ठीक है, या फिर वो जो आपने प्लेंट डाली है वो बार्ड बाय लॉ है। अब ये बार्ड क्या बाय लॉ क्या होता है? देखिए जो सेक्शन 11 देखेंगे आप रेस जुडिकेटा से रिलेट, आपके केस को पहले ही
क्लियर हो चुका है। हम रेस जुडिकेटा को अब यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं बार्ड बाय लॉ क्या होता है, वो हम किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर वो केस ऑलरेडी उस पर जजमेंट आ चुका है, वही सेम पार्टी वही कॉज ऑफ एक्शन को लेकर कोर्ट में आ जाती हैं, तब कोर्ट कहेगी दिस इज कंप्लीटली बार्ड बाय लॉ, ठीक है, इसको आप नहीं ला सकते, इसीलिए वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और ये जो सारे बेसिस है ना कॉज, अच्छा एक चीज़ और, कॉज ऑफ एक्शन, अब ये तो होना इम्पॉर्टेंट है ना। आपने प्लेंट में यही ओपन नहीं किया कि एक्चुअली केस का कॉज ऑफ एक्शन, झगड़े की जड़ क्या है, तब उस केस में क्या करेगी कोर्ट, रिजेक्ट करना ही पड़ेगा उन्हें, ठीक है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्लेंट के साथ उसकी डुप्लीकेट भी फाइल करें, ठीक है। आपने डुप्लीकेट्स नहीं लगाई, या फिर अभी जो लास्ट इसका अमेंडमेंट है वो है कि रूल 9 को फॉलो करना, ठीक है। ऑर्डर 7 के रूल 9 को फॉलो करना ज़रूरी है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तभी भी आपकी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। अब ये रूल 9 क्या है, जब हम लेक्चर के कोई डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर फॉलो नहीं की जाएंगी तो प्लेंट क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ये रिजेक्शन जो प्लेंट ऑफ रिजेक्शन है ये एक तरीके की डीम्ड डिग्री है, ठीक है। अब क्या प्लेंट में और भी चीज़ें की जा सकती हैं, देखिए हमने कहा कि प्लेंट कई तरीके की हो सकती है। देखिए तो प्लेंट के लिए जब हम कोर्ट में गए, ठीक है, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने केस फाइल किया कि एक किसान है जिसकी कोई ज़मीन है, उस ज़मीन पर वो खेती करता था। अब समझिए किसी बिल्डर ने उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली, वो वहाँ पे इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारे फार्मर है, किसान भाई साहब हैं, ये कोर्ट गए, इन्होंने अपनी प्लेंट दायर की और कोर्ट से कहा कि देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है, ठीक है, और यहाँ पे मैं खेती बाड़ी करता था। अगर तब उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट कमीशन बनाएगी, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि ये जो बात कही जा रही है ये एक्चुअल है या नहीं है, ठीक है। वो वहाँ जाके मुआयना करेंगे, ठीक है, जांच की जिसको बोलते हैं वो की जाएगी। तो वो कहाँ पर होगी, कमीशन जो होगा वो सेक्शन 75 ऑर्डर 26। देखिए यही चीज़ है, आपको समझाना चाह रहे हैं कि ऑर्डर और सेक्शंस को आप साथ में पढ़िए, उससे क्या होगा, आपको एक तो चीज़ें लर्न हो जाएंगी, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको CPC इजी मैनर में समझ में आने लगेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पर कंपाइल मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऑर्डर 26 सेक्शन 75 में कमीशन है, ठीक है। अब ये चाह रहे हैं हमारे किसान भाई साहब कि हमें उस प्रॉपर्टी पर अभी जजमेंट नहीं आया है, वो चाहता है कि स्टे लग जाए, तो वो प्लेंट में साथ में ऑर्डर 39 रूल 1 का यूज़ करते हुए इंजंक्शन के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है। कोर्ट देखेगी, कमीशन बैठाई है उन्होंने, उसके बेस पर वो देखेगी कि हाँ इसका क्या बनता है। उस कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी पर इंजंक्शन लगा देगी, स्टे लगा देगी कि अभी आप इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ओके। तो ये बात हो गई हमारी। अब ये जो पूरा ये चीज़ है ये एक साथ पढ़ी जाएगी, ठीक है, प्लेंट वाली। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, ये प्लेंट हो गई, हमारे प्लेंटिफ भाई साहब ने तो अपना काम कर दिया। अब काम शुरू होता है कोर्ट का। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट डिफेंडेंट को सम्मन भेजेगी, ठीक है, अंडर ऑर्डर 5 सेक्शन 27 to 32 को फॉलो करते हुए। तो देखिए कोर्ट सम्मन भेजेगी। आप सम्मन और नोटिस दो चीज़ें होती हैं, दोनों में डिफरेंस है। नोटिस किसी भी सिचुएशन में कोर्ट भेज सकती है, बट सम्मन कब भेजे जाएंगे, सम्मन भेजे जाएंगे डिपेंडेंट को बुलाने के लिए। उसकी इंटेंशन क्या है, डिपेंडेंट को बुलाने के लिए एक रिटर्न साइन किया हुआ और कोर्ट की सील लगा हुआ एक डॉक्यूमेंट डिपेंडेंट को भेजा जाएगा, ठीक है, कि आ जाइए कोर्ट में आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, ये पर्सनली किसी पर्सन को सेंड किया जाता है, ठीक है। अगर वो डिपेंडेंट वहाँ पर नहीं मिलता है तब उस कंडीशन में उसके जो बिजनेस प्लेस होंगे वहाँ पर सेंड किया जाएगा। वहाँ भी वो नहीं मिला तब उस कंडीशन में जहाँ वो रहता है, ठीक है, वहाँ पर वो भेजा जाएगा। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वहाँ सेक्शन 64 हम उसको पढ़ा चुके हैं, आप देख लीजिएगा।
वहाँ पर क्लियर किया गया है कि फैमिली के अडल्ट मेल पर्सन को ही आप उसे देंगे, ठीक है, सर्वेंट को नहीं, किसी फीमेल मेंबर को नहीं। बट सीपीसी का ऑर्डर 5 रूल 15 जो है वो इसे क्लियर कर रहा है कि आप मेल या फीमेल, किसी भी अडल्ट मेल या फीमेल, यहाँ पर जेंडर क्लियरिटी जो है वो जेंडर को मैटर नहीं करता, तो यहाँ पर मेल या फीमेल किसी को भी आप दे सकते हैं, बट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैमिली का मेंबर हो, कोई भी अडल्ट, मेल हो चाहे फीमेल हो। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, तो जुडिशरी वाले ध्यान रखें इसे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हमारा संबंध जो है वो भेज दिए गए। अब अगर मान लीजिए घर का वो मेल मेंबर भी नहीं है कोई, या फीमेल मेंबर भी नहीं मिलता, तब उस कंडीशन में क्या होगा, उसके घर पर चस्पा कर दिया जाएगा, ठीक है। या फिर अभी 1908 का एक्ट बना हुआ है, तब उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता था, यहाँ अभी भी एक्ट में वो चीज़ मेंशन है, तो ड्रम वगैरह बजाकर भी उस चीज़ को बताया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब्स्टिट्यूट मेथड हो गए। ये अगर वो नहीं मिला तब फैमिली मेंबर्स को, फैमिली भी नहीं मिली तो चस्पा करके या फिर ड्रम वगैरह बजाकर संबंध जो है वो बताए जाते थे, ठीक है। अब देखिए, वो पर्सन इतना सब कुछ करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा, तब कोर्ट क्या करेगी, ठीक है। ये डिफेंडेंट भाई साहब कोर्ट में नहीं आए, तब कोर्ट उस कंडीशन में ऑर्डर 9 रूल 6 को फॉलो करते हुए एक्स पार्टी डिक्री दे देगी। बट ये एक्स पार्टी डिक्री ऐसे नहीं दी जाएगी, पहले एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। वो क्या, देखिए प्लेंटिफ तो कोर्ट में आ गया ना, तो कोर्ट उससे कहेगी कि आप आइए, अपनी एविडेंस पेश कीजिए, ठीक है, आप अपनी बात बताइए कि क्या क्या चीज़ें थी, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट क्या करेगी, एक्स पार्टी डिक्री दे देगी, ठीक है। अब ये डिफेंडेंट भाई साहब भूले भटके कोर्ट में पहुँचे, और कोर्ट में आने के बाद जब ये कोर्ट में आए, तब इन्होंने ऑर्डर 9 रूल 13 का यूज़ करते हुए ये बोले कि सर, ये जो पर्सन है यानी जो प्लेंटिफ है, इन्होंने मुझसे छिपाया इस चीज़ को, ठीक है, यानी इन्होंने मेरे तक पहुंचने नहीं दिए संबंध, या मुझे पता ही नहीं लग पाया, या कोई अदर सफिशिएंट रीज़न अगर वो दे देता है, कोर्ट को लगता है कि हाँ इनका रीज़न जो है वो वैलिड है, तब उस कंडीशन में कोर्ट उनकी जो एक्स पार्टी डिक्री जो वो दे चुके हैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट, उसको सेटिसाइड भी कर सकते हैं, निरस्त भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्या हमने देखा कि पार्टीज कोर्ट में आती हैं, ठीक है, पार्टीज साथ में क्या लाएगी, कॉज ऑफ एक्शन लाएगी, ठीक है। अब ये पहुंचते हैं प्लीडर के पास। प्लीडर तो अच्छे से जानते हैं कि भाई पहले कोर्ट चलते हैं, कोर्ट गए, केस इंस्टीट्यूट किया जुरिडिक्शन को देखते हुए, अब प्लेंट फाइल करेगा, ठीक है, ये सारे काइंड्स हैं प्लेंट के, हम बता दिए हमने। अब कोर्ट क्या करेगी, डिफेंडेंट को सम्मन भेजेगी, अगर डिफेंडेंट नहीं आया तब क्या होगा, और डिफेंडेंट आ गया तब क्या होगा, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा गाइज। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कमेंट्स में कोई भी क्वेरी है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको कमेंट्स में पूछिए, और साथ ही साथ आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो बाय बाय।